में गिरने ही वाली थी, पर हमारे सिक्योरिटी पर जो ठीक है सिक्योरिटी सर, जरा जो बने हमने। रहिए, बने जी रहिए सर। एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेल संकट को लेकर G7 देशों की बैठक आज हो रही है। आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इससे वैश्विक बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी, तेल की कीमतों पर दबाव कम होगा। आपको बता दें, तेल की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा संकट के बीच G7 देशों के वित्त मंत्री आज आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। अब तक G7 के 3 देशों, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, इस प्रस्ताव का अमेरिका ने समर्थन किया। आगे सुनिए। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। विशेषज्ञों का मानना यह है दर्शकों कि अगर आपात भंडार से तेल जारी कर दिया जाता है तो इससे वैश्विक बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चर्चा में मैं वापस लौटना चाहूंगी। अरविंद तेजावत हमारे साथ लगातार बने हुए विदेश मामलों के जानकार। सर देखिए, विदेश मामलों के आप जानकार हैं और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब ऐसे में क्या आप मानते हैं कि ये तुरंत लिया गया एक्शन है? अगर G7 देशों के बीच में आज आपातकालीन बैठक हो रही है तो तमाम। जी बिल्कुल, ऐसा सच है। हाँ। और ये है कि अमेरिका पे दबाव पड़ रहा है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ब्लॉक होने के बाद में जिन देशों को सबसे बड़ी तकलीफ होगी वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जापान, भारत और कनाडा। और हम जानते हैं उनमें से काफी तमाम देश हैं वो G7 के भी मेंबर्स हैं, राइट। जो विश्व की जो 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी। राइट। मजेदार बात है कि इस G7 में एक G8 कंट्री भी था, वो था रशिया, जो बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण उनसे वापस छिटक के दूर चला गया। तो अब G7 का रूस हिस्सा नहीं है। ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो G7 का हिस्सा है, और उनमें क्योंकि इन सबके हित जुड़े हुए हैं, जब तक तेल की सप्लाई एकदम प्रॉपर नहीं रहेगी तब तक वहां पे भी अनरेस्ट रहेगा। तो ऐसे में जो उपाय संभव था वो यही था कि जो तेल भंडार हैं उनको खोल दिए जाए। अमेरिका के पास भी दरअसल बहुत जबरदस्त ऑयल रिजर्व है। अमेरिका ने ऐसे ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तेल का भंडारण कर रखा है। और भारत ने पिछले कुछ दिनों से रूस से जो बड़ी मात्रा में तेल खरीदा था, उसके कारण भारत के पास भी उसका पर्याप्त भंडारण है। तो G7 देशों पे जो दबाव बन रहा है वो उसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का हिस्सा है, जो मूलतः तेल की या ऑयल की सप्लाई को एकदम सुचारू करने के लिए जरूरी है। सर आपने ये सृष्टि जी। बहुत बेहतरीन जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और एक और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूंगी। सर आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान के साथ युद्ध में जरूर संलग्न है, चाह रहा है ठीक है हम यहाँ पर ईरान को दबा दे। लेकिन सर आप एक बात का ध्यान जरूर देंगे, आप देखिए बाकी देशों में कोई इंटरवेंशन नहीं है। मतलब यहां लचीलापन मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा मुझे अनुभव हो रहा है। अब देखिए यहां पर G7 देशों की जो बैठक हो रही है, इससे यहां पर अमेरिका भी इसमें शामिल है। और ऐसे में क्या हम माने कि बाकी देशों को लेकर अब कोई दबाव ट्रंप साहब का नहीं दिखेगा? हालांकि वो आगे क्यूबा की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? जी मैं ये मानता हूं, या कि खासकर अमेरिका के भी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अच्छा। खासकर वहाँ के बड़े विचारक हैं, वो भी ये मानते हैं कि जो ट्रम्प साहब हैं वो साइकोपैथ हैं। और हाँ बिल्कुल। जब साइकोपैथ कह रहे हैं तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि यह दुनिया को जानना जरूरी है कि जो ट्रम्प साहब ने जो किया उसके कारण न केवल गाजा में 70,000 लोग मारे गए, बल्कि लगातार ईरान में भी लोग मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बदले में अगर हासिल की बात करें कि अमेरिका को हासिल क्या हुआ है, तो कुछ मतलब ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होगा। ना तो वो ईरानियन जितने भी रिसोर्सेज हैं या संसाधन हैं उन पे कब्जा कर पाए, और केवल अगर लोगों को मारना ही अगर उद्देश्य है तो फिर साइकोपैथ ही बोलेंगे। जितने लोग गाजा में मारे जा चुके हैं उतना हाँ। अगर एटम बम भी गिरा दिया गया होता तो उतने लोग नहीं मारे जाते। चाहे हिरोशिमा या नागासाकी में जितने लोग मारे गए हैं, या एटम बम के कारण एक लोग जितने मारे जाते हैं, या मान लो अगर कोई संभावित एटम बम उत्तर ठीक है। कोरिया या कोई भी करता है, उससे कहीं अधिक लोग पिछले कुछ ही सालों में इसराइल और अमेरिका मिलकर मार चुके हैं। तो ऐसे लोगों को हम केवल साइकोपैथ ही बोल सकते हैं। यह बात भी जरूरी है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे अलग अलग थियरीज हैं, जिसमें से एक थियरी ये भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक झूठा नेशनलिज्म या फेक नेशनलिज्म वहां पे या राष्ट्रवाद जगा के उसके कंधों पे बैठ के
राइट। मिड टर्म इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं, और आगे के लिए भी वह जो खासकर रिपब्लिकन्स के लिए वो एक इलेक्शन का वो करना चाहता है। एक उनमें कहीं दबी छुपी एक ख्वाहिश जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को तीसरा टर्म भी मिलना चाहिए, जिसके बारे में अमेरिकी समाज में बहस हुई थी, और जब उसकी संभावना नहीं दिखी तो इस बहस को खारिज कर दिया गया। पर जी कहीं सर। ना कहीं जो महत्व पाने की जो आकांक्षा है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब में है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि जो ट्रंप है वो पूरी दुनिया पे थोपना चाहते हैं या लादना चाहते हैं, और उसके जो परिणाम है वो पूरी दुनिया भुगत रही है। सृष्टि बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए इनका इसका जो दुष्परिणाम है वो बाकी दुनिया को भी तो मैसेज दे रही है ना। अब ईरान में आपने जो हमले करवाए, अटैक कराया, बिल्कुल एक बात सटीक कह रहे हैं, इसके पहले आपने हत्या कराई, इसके पहले भी गाजा से ये तमाम संख्या निकलकर सामने आई, मौत का आंकड़ा। तो ट्रंप के ऊपर एक कहा जाता है कि कालिख इसलिए पुत गई क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मौत का आंकड़ा अगर हम अटैक करते तो कितने देशों से कितने निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में जब एक बार लांछन लग जाता है तो चुनाव में बड़ा मुश्किल होता है। इसके पहले भी आपको याद होगा सर, जब मैं आपसे चर्चा करी थी एक दिन पहले, आपने ये कहा था कि ट्रंप, मुझे नहीं लगता है, इट्स वेरी इंपॉसिबल कि वो जीतने वाले हैं इस चुनाव में। तो हार तो पहले ही यहां पर चर्चाएं तो वो बटोर रहे हैं कि इस बार वो हारने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शंस। जी बिल्कुल, ये लगभग तय है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है वो रिपब्लिकन्स हारने वाला है, ट्रंप नहीं जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो प्री इलेक्शन पोल होते हैं वो तो यही कह रहे हैं। तो संभावना ना के बराबर है, और यह कि यह स्थिति जो बेन्यामिन नेतन्याहू है उनकी इजराइल में है, हाँ। और हार के बाद में उनकी स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। उन्हें जेल भी हो सकती है, और जेल इसलिए हो सकती है कि उनपे कुछ ऐसे करप्शन के चार्जेस हैं जो कि लगभग साबित हो चुके हैं। तो ऐसे में उनको जाना पड़ेगा। ठीक तो है। ऐसे लोगों के लिए जो कि ताकत, क्योंकि ये काफी लोकप्रिय लीडर रहे हैं इजराइल के, और अब इनके एब्सोल्युटली। हाथ से ताकत लगातार खिसकती जा रही है। तो ठीक है। ऐसे हालत में वो किसी भी तरीके से उस ताकत को बचाना चाहेंगे, पर उस ताकत को बचाने के लिए अगर हजारों लोगों को मरवा दें तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो ईरान पे हमला करके उन्होंने पाया कुछ नहीं है, खोया ही अधिक है। ठीक है और सर, जो बिल्कुल आप ठीक फिलिस्तीनियों कह रहे हैं, ईरान जी पर हमला करके उन्होंने कुछ नहीं पाया। आपका बहुत शुक्रिया अरविंद सर जुड़ने के लिए और विशेष जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 7 जीआरपीए कॉलोनियों के